हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आरो मेंस पेड बैच 2017 का मॉक टेस्ट नंबर थर्ड। आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो भी बना ही लिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगा, तो बाकी पब्लिक वाले लोग भी इसको देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप में कैसे कंडक्ट होता है टेस्ट। और अगर तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पेपर भी देख लेते हैं सबसे पहले, फिर मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर किसने लिखे हैं उनकी शीट्स को भी देख लिया जाएगा, जिससे बाकी सारे जो 68 लोग हैं वो लोग भी देख सके कि कहाँ आप लैग कर रहे थे, क्या क्या कीवर्ड नहीं लिखे गए आपके द्वारा और टॉपर्स ने कौन कौन से लिखे हैं। पैटर्न सेम टू सेम रखा था मैंने, जैसे फर्स्ट और सेकंड में भी था। बस यहाँ एक चीज मैंने की थी कि मुहावरे यहाँ पर आपसे करवाए हैं। मुहावरे फर्स्ट दो टेस्ट में नहीं था, अब मुहावरे भी आपको देखने को मिलेंगे। सो पूरा फुल लेंथ टेस्ट है, जैसा कि आरो मेंस का कन्वेंशनल हिंदी का पेपर आता है 100 नंबर का। बस एक फर्क था कि उसमें 5-5 परिभाषिक पूछते हैं, मैं पूछता हूँ 10-10। नंबर उतने ही रहते हैं। मैं 10-10 इसलिए पूछता हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका तैयार हो जाए। अपठित गद्यांश मैंने लिया है प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में बहुत सारे गद्यांश हैं यूपीपीसीएस लोअर के, आप पेपर्स देख लीजिए, यूपीपीसीएस मेंस के देख लीजिए और आरओ मेंस के भी देख लीजिए। प्रकृति साहित्य इसी के आसपास थोड़ा सा लेते हैं वो लोग। तो ये काफी अच्छा सा गद्यांश है। इसका तो आपको पहले संक्षेपण करना होता है, उसके बाद आपको रेखांकित शब्दों का व्याख्या, रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होती है। तो 3 क्वेश्चन ये होते हैं शुरू के। गद्यातोरण का शीर्षक लिखिए, हाँ शीर्षक भी सबसे पहले 3 नंबर का होता है। उसके बाद संक्षेपण करना होता है 6 का, और उसके बाद 4-4-4 के 3 सब क्वेश्चन होते हैं ये व्याख्या वाले। 3 रेखांकित होते हैं, 4 × 4 मतलब 4+4+4 12। तो ये सबसे पहला सेक्शन होता है। उसके बाद गिवन सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होता है। इसका वीडियो दिया जा चुका है। अब मैं जो भी आपको सार लेखन करवाता हूँ वो एक ऑथेंटिक पत्र होता है, ठीक है, जो एक रियल पत्र होता है, मैं ज्यादातर उसी करवाता हूँ जिससे अच्छी प्रैक्टिस आपको हो सके। जैसे ये शासनोदेश.com से मैंने निकाला था इसको। लखनऊ 16 मई 2017 का ये रियल पत्र है। ये समस्त जिलाधिकारियों को लिखा गया था श्रीमती रेणुका कुमार के द्वारा, जो कि प्रमुख सचिव उस समय थी उत्तर प्रदेश शासन की। उन्होंने लिखा था कि बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर कुछ लोग धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं और मतलब गलत फॉर्म, फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं कि 1 लाख रुपए पाइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की योजना के तहत। एक्चुअली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की कोई ऐसी स्कीम है ही नहीं कि किसी को नगद अनुदान मिलेगा 1 लाख रुपए का। तो इसके बारे में आगाह किया जाता है सभी जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, कि जागरूकता फैलाई जाए सबसे पहले, और जो भी कतिपय लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आलेखन से 3 क्वेश्चन आते हैं, 8 × 3 24 नंबर के। सबसे पहला मैंने पूछा था यहाँ पर कि स्वयं को जिलाधिकारी आप कानपुर का मानिए और एक आदेश निर्गत करें, कार्यालय आदेश, जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयी पत्रावली घर ले जाने का अनुमति ना होगा, मतलब सारे लिपिक पत्रावली घर नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ उल्लेख हो। दूसरा, स्वयं को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव मानते हुए सभी जिलाधिकारी मंडलायुक्तों को, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सभी जिलाधिकारियों को, सभी मंडलायुक्तों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को और सभी समस्त सचिवों को, अवर सचिवों को। तो यहाँ पर जब बहुत सारे हमारे प्रेस्ती हो गए तो हम क्या लिखेंगे, एक परिपत्र लिखेंगे, ठीक है। परिपत्र निर्गत कीजिए जिसमें जो IGRA सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जो कि एक रियल में एक सिस्टम है, पोर्टल के द्वारा उत्तर प्रदेश में पंजीकृत शिकायतों की जांच आरोपी अधिकारी से ना कराई जाए। ये भी रियल में एक पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा 1 साल पहले। तो उसी हिसाब से मैंने एवेलुएट किया है कि क्या वो जो रियल पत्र था उसके हिसाब से आपने लिखा है या फिर नहीं। अधिसूचना मैंने पढ़ाई थी लेटेस्ट में, तो जो लेटेस्ट पढ़ाया जाता है वो मैं जरूर इंक्लूड करता हूँ क्वेश्चन। अधिसूचना क्या है आपको लिखना था, प्रारूप का विस्तृत विवरण देना था आपको, और कहाँ और कैसे इसको प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना था। हिंदी पारिभाषिक के जितने भी महारथी हैं वो एक बार मेरा टेस्ट दे के देखिएगा, आप एक तो जरूर गलत करके आएंगे। सेक्रेटरीट मैंने पूछा था, एक्सचेंज पूछा था, न्यूट्रल, बेट, लेजिस्लेटर, फंड, फिक्स डिपॉजिट, नॉमिनेशन, कम्युनिक, होकस पोकस और रेडिएशन। अब निम्नलिखित के आपको अंग्रेजी पारिभाषिक करने थे, अभियोजन, अनुक्रमणिका, उपस्कर, निदेशालय, अनुज्ञप्ति, यादृच्छिक, अनुदान, सेवायोजन, प्रतिनिधिमंडल, नौकरशाही। मुहावरे सारे मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, सिंपल कॉपी पेस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर का। तो जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर ही देखेंगे मुहावरे कर लिए होंगे। मुहावरे में भी काफी लोगों ने गलती की थी। मुहावरों की PDF में जल्दी अवेलेबल करवाने वाला हूँ ग्रुप में, जिससे लोग देख सकें।
ये तो बात हो गई क्वेश्चन पेपर के मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमारे ग्रुप की तरफ से लोगों ने दिए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अंजलि जी का शीट देखेंगे सबसे पहले। अंजलि जी ने शीर्षक दिया है यहाँ पर कवि और प्रकृति। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि कम से कम इस शीर्षक में कवि और प्रकृति जो लिख देगा उसको मैं देने वाला हूँ फुल मार्क्स मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर मतलब जिसने कवि और प्रकृति लिखा है किसी भी प्रकार से, तो मैंने उसको 3 नंबर दिए हैं। अगर केवल प्रकृति जिन लोगों ने लिखा है उसको मिला है 1.25। प्रकृति और कवि जिन लोगों ने ये दो शब्द लाए हैं 4 में से 2 या 2 में से 2, तो उनको मैंने 3 नंबर दिए हैं। इनका संक्षेपण काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे और मैंने इनको 4.5 दिए 6 में से। इन सभी संक्षेपण को रीड करते हैं हम लोग। प्रकृति अनेक रूपों में हमारे सामने आती है, कभी सुंदर और मधुर रूप में, कभी कर्कश विचित्र और भयंकर रूप में। जो सच्चा कवि होता है वो प्रकृति के दोनों रूपों के प्रति समान भाव रखता है और केवल खास सुख भोगने के लिए प्रकृति के सौंदर्य के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता, अपितु उसे असाधारण रूप के प्रति भी साहचर्य की भावना रखता है। ठीक है। जो कवि वासना से भरे हैं वो केवल फूलों के सौंदर्य, भंवरों के गुंजन, कोयल की गूंज और पवन की शीतलता की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार कुछ कवि दर्शक की भांति प्रकृति के भौतिक स्वरूप जैसे कि बर्फ, पर्वत, झरना एवं तारों की ही बात करते हैं और ऐसे कवि सहृदय नहीं होते हैं, तमाशबीन होते हैं। संस्कृत कवियों जैसे वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि कवियों ने प्रकृति के सभी रूपों का वर्णन किया है। मुक्तक रचना में प्रकृति का केवल उद्दीपन है। वर्ड लिमिट थोड़ा सा आगे चली गई लेकिन फिर भी मैंने कंपेंसेट किया क्योंकि इनका काफी इफेक्टिव है। 4.5। अगर वर्ड लिमिट में रहकर भी जिसने 4.5 नंबर लाए हैं वो है आशुतोष सिंह जी। आशुतोष जी को और भी ज्यादा नंबर मैंने यहाँ पर दिए, 4.75 दिए, जो कि शायद किसी को नहीं मिले। 4.75 शायद आशुतोष को मिले हैं। इनका आप पढ़िए, आप समझ जाएंगे कैसे कठिन का संक्षेपण करते हैं। जहां पर अंजलि जी ने थोड़ी सी मिस्टेक की है वहां वहां पर गलतियां नहीं दोहराई गई हैं आशुतोष जी के द्वारा। सुंदर, बेडौल, भव्य और उग्र जैसे अनंत रूपों में प्रकृति हमारे समक्ष आती है। जो कभी प्रकृति के सौंदर्य पक्ष, मधुर कोयल, शीतल वायु आदि की चर्चा करते हैं वो भोगवादी हैं। वे कभी तमाशबीन हैं जो प्रकृति के विचित्र और विशाल दृश्यों में भाव विभोर रहते हैं। सच्चे कवि प्रकृति के असाधारण, साधारण आदि सभी रूपों को वर्णन करते हैं, वाल्मीकि, कालिदास आदि। मुक्तक रचना की तुलना में प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत प्रभाव है प्रकृति का। तो ये मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा था, वर्ड लिमिट में रहकर ही इन्होंने काफी अच्छा संक्षेपण किया। सबसे पहली लाइन को एक्सप्लेन करने को मैंने बोला था, प्रकृति अपने अनंत रूपों में हमारे सामने आती है। बाकी सारे इंडिकेशन बाद में ही, अगर किसी ने इतना भी लिख दिया होता पूरे यहां तक तब भी मैं उसको 3 नंबर देने वाला था क्योंकि ये काफी सरल था। प्रकृति अनेक रूपों को धारण किए हुए है। हम कोयल की मधुरवाणी, शीतल वायु, सुंदर मनमोहक पुष्पों के रूप में प्रकृति के सुंदर रूप को भी देखते हैं। वहीं विशाल रेगिस्तान, उबड़ खाबड़ भौगोलिक संरचनाओं के बेडौल और रूखे रूप को भी देखते हैं। तो ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया, इनको मैंने दिए हैं 3/4। अगला मैंने पूछा था आपसे, सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन होता है। उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था, मैंने इनको दिए हैं 3/4। एक सच्चा कवि प्रकृति के सभी रूपों का निरूपण करता है जिसमें प्रकृति की सौंदर्य के साथ साथ इसकी कर्कशता भी शामिल है। प्रकृति की विशालता के साथ उग्रता का भी समावेश है। ऐसा कवि स्वयं को सुख की अनुभूति देने वालों के रूप में से नहीं प्रभावित होकर बल्कि लंबे समय तक स्थापित साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना से अनुरक्त होता है। इन्होंने वर्ड भी चेंज किए हैं और कीवर्ड भी लिए हैं। 3/4 फुल मार्क्स। अगला मैंने एक्सप्लेन करने को दिया था आपको, जो काफी मैंने खुद से डिफिकल्ट इसको माना था। इसमें करना यही था कि जो यहाँ पर जो अलंकृत चीजें दी हुई हैं इनको हटाते जाना था। जिन लोगों ने उसको इंक्लूड किया उनके नंबर कटे हैं, जिन लोगों ने इसको हटाया उनके नंबर मिले हैं। मुक्ताभास, हिमबिंदु, मंडित, मरकत, ताब, शाक, दलजाल, अत्यंत विशाल गिरिवर शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठती हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ड स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता को ही अपने हृदय में कुछ पाते हैं। तो यहाँ पर जो एक चीज एक्सप्लेन करनी थी, लोगों ने पर्वत के बारे में लिख दिया है, जलप्रपात की खूबसूरती के बारे में लिख दिया है, ये नहीं लिखना था। मेन जो आपको लिखना था कवि के बारे में, कि कौन सा कवि सच्चा भावुक या सहृदय नहीं होता है जो इन सब चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, प्रकृति के बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है, ना कि उसके आध्यात्मिक तत्वों से। आशुतोष जी ने लिखा है, प्रस्तुत गद्यावतरण में बताया गया है कि वे कवि जो प्रकृति की भव्य, विशाल और विचित्र रूप से भाव विभोर होते हैं, ऐसे कवि सिर्फ तमाशा देखना पसंद करते हैं। इनमें सच्ची भावुकता या करुणा का भाव होता है। सिर्फ दिखावटी सुंदरता इनको आकर्षित करती है, जैसे एक विशाल गिरते हुए जलप्रपात की भांति।
विचित्रता में ही ऐसे कवि कुछ रचनात्मकता पाते हैं। ठीक है, मैंने इनको दिए 3.25 आउट ऑफ 4 मैक्सिमम। सारणी रूप में सार लेखन बता दिया गया था, इस पे 13 नंबर सभी को मिले हैं जिन लोगों ने फॉर्मेट को फॉलो किया और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था। आपको एक सारणी बनानी होती है और उसमें ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्यालय आदेश लोगों ने लिखे हैं। लोग मैटर नहीं समझ पाए ज़्यादा कि आखिर लिखना क्या था कार्यालय आदेश में। ये फॉर्मेट तो सभी ने सही सही लिख दिया है, सभी को फॉर्मेट के नंबर मिले हैं। कार्यालय आदेश में जिन लोगों ने ये लिखा है कि पत्रावली नहीं ले जाना है और क्यों नहीं ले जाना है, प्लस अगर ले जाते तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी लिपिकों के ऊपर यानी कि स्टेनोग्राफर्स के ऊपर। ये 3 चीजें जिसने लिखी है उसको मैंने काफी नंबर दिए हैं, 6 दिए हैं, 6.5 दिए हैं। लेकिन जो एक सही क्रम में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कार्यालय आदेश जो लिखा जाना चाहिए गिवन मैटर पर, वो अंजलि ने लिखा है। उन्होंने लिखा है सबसे पहले तो फॉर्मेट ही फॉलो करना है, उसके बाद आदेश में उन्होंने लिखा है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के विभिन्न कार्यालयों में गोपनीयता एवं भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए सभी जिलों के कार्यालयों के प्रमुखों को आदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालय के समस्त लिपिकों को कार्यालय पत्रावली घर ले जाने संबंधी कृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ये होता है आदेश का सही फॉर्मेट। कहां से आ रहा है आदेश, किसके लिए है, सब कुछ यहां पर स्पष्ट किया गया है। अगर कोई लिपिक इस मामले में संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उसके बाद आपको मैंने जिस जिले का जिलाधिकारी बनाया था वो आपको लिखना है इसमें, और यहाँ पर प्रश्नांकन संख्या दिनांक वगैरह निम्न को प्रेषित ये लिख सकते हैं आप। और इन्होंने जो भी नाम लिखे हैं इसको चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1 2 3 4 करके ब्लैंक इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा परिपत्र मुझे आशुतोष जी का लगा था, उनको मैंने मैक्सिमम नंबर दिए 6.25, इतने नहीं मिले किसी को। फॉर्मेट तो सभी ने फॉलो कर लिया था, मैं जो इसमें चाह रहा था कि जो लिखा जाना चाहिए वो आशुतोष ने लिखा है। जन सुनवाई पोर्टल में पंजीकृत शिकायतों की जांच के संबंध में इन्होंने लिखा है कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या डैश 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 दिनांक डैश 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 के जन सुनवाई पोर्टल के पंजीकृत शिकायतों की जांच में सक्षम अधिकारियों का प्रावधान है, कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न शिकायतों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उपर्युक्त शिकायतें की जांच स्वयं आरोपी अधिकारियों से करवाए जाने के कई मामले प्रकाश में आए हैं। एक्चुअली में जो पत्र था जो लिखा गया था किसके द्वारा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा 1 साल पहले, उसमें भी यही चीज लिखी गई थी कि ऐसा देखा गया कि जन सुनवाई पोर्टल में अपने आप क्या होता है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने शिकायत की है उसी को जांच अधिकारी बना दिया जाता है, जो कि गलत है, ऐसा ना किया जाए। तो ये है कुल मिलाकर के, और ये पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें कि जिसके खिलाफ जांच के लिए लिखा है, ग्रीवेंस जिसने फाइल की है जिस अधिकारी के खिलाफ, उसी को जांच के लिए वो दे दिया जाता है चार्ज, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो इनको दिए मैंने मैक्सिमम मार्क्स 6.25। अधिसूचना के बारे में हमने पूछा था, इसका वीडियो भी बना था जिसने अधिसूचना को सबसे पहले बताया है, इसके प्रारूप के बारे में बताया है, प्रारूप बना करके दिखाया है, उसको मिले हैं मैक्सिमम मार्क्स। और अधिसूचना का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, एडिशनल चीज इन्होंने लिखी है। अधिसूचना का प्रयोग कैसे होता है ये भी इन्होंने लिखा है, इनको मैक्सिमम मार्क्स मैंने दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी के बारे में बात कर ले तो इसके देख लेते हैं। सेक्रेटरीट का मतलब सचिवालय होता है। निदेशालय कुछ लोगों ने कर दिया था, वो गलत है, वो डायरेक्टरेट के लिए होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय या लेन देन, दोनों सही मानेंगे हम। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है सावधि जमा, ठीक है। निश्चित जमा कुछ लोगों ने लिखा है, जो गलत मानूंगा मैं, क्योंकि निश्चित से ये नहीं पता चल रहा है निश्चित क्या है। अमाउंट निश्चित है कि जितने समय के लिए जमा किया जाना है वो निश्चित है, तो सावधि जमा यहाँ पर सही होगा, निश्चित जमा गलत होगा। अगला नामांकन होगा, नॉमिनेशन का न्यूट्रल का तटस्थ होगा, और उसके बाद कम्युनिक का होगा विज्ञप्ति या शासकीय विज्ञप्ति, दोनों सही हैं। बेट का मतलब होगा प्रलोभन। होकस पोकस का मतलब धोखाधड़ी करना होता है। होकस पोकस देखिए वैसे तो इसका ओरिजिन के हिसाब से अगर हम देखें बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका मतलब होता है जादूगरी, लेकिन प्रशासनिक में इसका यूज करते हैं धोखाधड़ी, 420 फ्रॉड के नाम पर, ठगी धोखाधड़ी ऐसा करके। लेजिस्लेटर का मतलब विधायक होता है। रेडिएशन का मतलब विकिरण होता है। हिंदी से अंग्रेजी जो करना होता है वो 5 आते हैं, लेकिन मैं 10 करवाता हूँ। अभियोजन का मतलब प्रोसिक्यूशन, यादृच्छिक का रैंडम, अनुक्रमणिका का इंडेक्स, अनुदान का ग्रांट, उपस्कर का इक्विपमेंट, सेवा योजन का एम्प्लॉयमेंट, निदेशालय का डायरेक्टरेट, प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन, अनुज्ञप्ति लाइसेंस, और नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी। लहू को घूंट पीने का मतलब होता है क्रोध को व्यक्त न कर पाना, बहुत ही क्रोध को दबाकर रह जाना। हाथ पैर फूलना मतलब घबरा जाना। उसके अलावा सांच को आंच नहीं का मतलब होता है सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
और कान पर जूं रेंगने का मतलब होता है कोई प्रभाव ना होना, जबान पर लगाम ना होना, मतलब बिना सोचे समझे बोलना। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था, इसको पेड वाले अनपेड वाले जिनको भी वीडियो पहुंचे आप देख लीजिएगा। जो लोग भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे इस पर खाली पेमेंट रिलेटेड क्वेरी करिएगा, आप कैसे पेमेंट करना है इसके बारे में आपको इसमें बता दिया जाएगा। फीचर यही है मेन कि आपको एवेल्युएशन मिल जाएगा जैसे कि सभी को मिलता है। जो भी कॉपी सबमिट करता है उसको मैं पूरा एवेल्युएट करके देता हूँ, और अगर कोई गलत करता है तो उसकी शीट में रिमार्क भी देता हूँ। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।